नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम नए एपिसोड की स्टार्ट करने जा रहे हैं राजनीतिक गलियारे। राजनीतिक गलियारों में आपको राजनीतिक इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। तो आज हमारे साथ चौधरी रविंदर सिंह डूल जी हैं। रविंदर सिंह डूल के जो दादाजी थे स्वर्गीय चौधरी दल सिंह डूल, जींद से 5 बार एमएलए रह चुके हैं और 2 बार जुलाना से एमएलए रह चुके हैं। हरियाणा के प्रथम सिंचाई और बिजली विभाग उनके पास था जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ था। पहले मंत्री वो रह चुके हैं बिजली के और सिंचाई विभाग के। रविंदर सिंह के पिताजी जुलाना से लगातार 2 बार एमएलए रह चुके हैं। इनेलो पार्टी का कार्यकाल था उनका, 2009 से 2019 तक वो एमएलए रह चुके हैं जुलाना से। हाल ही में रविंदर सिंह डूल को कांग्रेस पार्टी के जो विधायक दल हरियाणा में कानूनी सलाहकार का उनको जो नई जिम्मेवारी मिली है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज हम रविंदर सिंह डूल से बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पे, देश की राजनीति में और जुलाने की जो राजनीति है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। रविंदर जी, जो आज देश के हालात चल रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन आज देश में उभर कर निकला है। सैकड़ों किसान शहीद भी हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो, लेकिन सरकार पर अभी तक कोई असर नहीं है। जब किसी स्टार का, कोई उद्योगपति का कोई कुत्ता भी मर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, फिर भी मीडिया कह रही है किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और उनकी मांग मानी नहीं जा रही। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य मैं कहूँगा। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र का पहला रूप होता है ये कि विपक्ष को और जो जनता की आवाज़ को कभी भी दबाया ना जाए, इसलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि जनता का राज। लेकिन ये सरकार क्योंकि पूर्ण बहुमत में है, लंबे समय के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तो भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार के एक अहम से जो है गिरी हुई है कि इसको जनता के समर्थन की अथवा जनता की जो समस्याएं हैं उनकी इनको कोई लेना देना इनका है नहीं। तो उस परिस्थिति में हर चीज़ को जो है साइडलाइन करते हुए कभी भी प्रमुख मुद्दे और प्रमुख समस्याओं की तरफ कभी भी गौर ना करके जो है देश को जो है कुछ चीज़ों में, विभागों में बांटने का एक प्रयास करते हैं। और उस बांटने की कड़ी में, क्योंकि इस आंदोलन का की प्रारंभ जो है सिखों के द्वारा की गई थी, तो उन्होंने इनको खालिस्तानी कहने का प्रयास किया। ये भूल करके कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी जो है पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के कारण बर्बाद हो चुकी है, जो चीज़ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, जिसका पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं है, उसका वजूद खड़ा करके मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से इस देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इस आंदोलन को और आंदोलनकारियों को खालिस्तानी के। रविंदर जी, देश में सरकार पहले भी आई, बहुत से प्रधानमंत्री पहले भी आए, लेकिन आज देश में ऐसे हालात हो गए हैं, जवान को और किसान को देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देशभक्ति की इनकी परिभाषा बड़ी सीधी है। जो भाजपा का समर्थक है वो देशभक्त है, जो भाजपा का समर्थक नहीं है वो देशद्रोही है। इनकी बड़ी सीधी सी परिभाषा है। तो जो भी भाजपाई होगा अथवा भाजपा का समर्थक होगा, वो आपको यही कह करके देशद्रोही साबित कर देगा कि आप भाजपा के साथ नहीं हो, या फिर साबित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उनका निरर्थक प्रयास होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। आज भी यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो 30 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत मत लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि 70% मत इस देश का उनके खिलाफ था, और आज उसमें संख्या में इजाफा हुआ है, वो संख्या घटी नहीं है। रविंद्र जी, अब बात करते हैं महंगाई। जब कांग्रेस की सरकार थी, महंगाई डायन थी। विपक्ष के जो नेता थे, हम बात करें हरियाणा के जो नेता हैं, ओपी धनखड़, अनिल विज, सड़कों पर नंगन प्रदर्शन इन्होंने किया था, महंगाई डायन है। आज महंगाई की बात करें तो पूरा देश जानता है महंगाई कहाँ पर है, डॉलर कहाँ पर है। पहले कहते थे कि जो रुपया है डॉलर के बराबर लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पेट्रोल और डीजल की बात करें, हम कल की बात करें, गंगानगर में 100 ऊपर डीजल हो गया है और पेट्रोल भी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि युवा रोजगार मांग रहे थे, भाई तुम पकोड़े तलो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन सरसों का तेल भी महंगा हो गया, युवा पकोड़े कैसे तलेंगे? देखिए, आप जो महंगाई है वो देशभक्त कैटेगरी में आ गई है। मैंने कहा है ना कि जो भाजपा के साथ है, भाजपा की सरकार के साथ है, वो देशभक्त है। तो आज क्योंकि महंगाई भाजपा सरकार के साथ है, तो महंगाई देशभक्त है, महंगाई का समर्थन देशद्रोह माना जाएगा। पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक रही तेल के दाम, तो तेल के दाम यदि हम बात करें तो तेल के दाम आज के दिन में ऑल टाइम हाई अंतर्राष्ट्रीय भाव के कारण नहीं है बिल्कुल भी,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाव इससे पहले भी इससे कहीं ज़्यादा रहा है। जो आज के दिन में जो भाव है शायद $70 प्रति बैरल के आसपास में है। ये कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं है। इस भाव के हिसाब से हमारे समय में 50-55 रुपया तक पेट्रोल का भाव हो रहा है। लेकिन अब ये कह देंगे कि भाई गंगानगर का आपने एग्जांपल लिया, तो गंगानगर में तो वो तो पंजाब राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। ये इस चीज़ को बोलते हैं कि आप वैट या जीएसटी की बात ना करके, पहली बात तो जो है एक बड़ी लंबे समय से एक मांग हो रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को आप जीएसटी के दायरे में लेकर के आएं। अब जीएसटी के दायरे में उसको लेकर के नहीं आते, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब है 18%, और यहाँ पर आप 100% से ज़्यादा जो है तेल के ऊपर टैक्स तो केंद्र सरकार लगा रही है, राज्य सरकार का एक अलग टैक्स है। तो ये कहना कि भाई राज्य सरकार में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो इसलिए वहाँ पे 100 से ज़्यादा चल गया है तो हम क्या करें, कांग्रेस क्यों नहीं कम करती। पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है तेल के दामों को रोकने की। पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए। दूसरी बात हमको ये समझनी चाहिए कि राजस्थान के बराबरी में मध्य प्रदेश भी चल रहा है, वहाँ पे भी ये भाव है। मध्य प्रदेश में जो है कथित देशभक्त सरकार भी है, तो वहाँ पर इनको देखना चाहिए कि महंगाई को देशभक्ति के कैटेगरी में इतना ना लेकर के जाए कि आम आदमी और जनता जो है इतनी प्रताड़ित हो जाए कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। रविंद्र जी, अब हम बात करते हैं युवाओं की। आज के टाइम युवाओं के पास रोजगार नहीं है। हरियाणा की बात करें, पहले नंबर पर आता है बेरोजगारी के नाम पर। युवा रोजगार मांगते हैं, युवा को रोजगार नहीं मिलता है। अब 10वीं का रिजल्ट आया है, 10th क्लास का, उसमें सभी को पूरे नंबर मिले हैं, 500 में से 500 मिले हैं। उस पर युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, जो नई पीढ़ी है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, युवाओं की बेरोजगारी एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी तरफ सरकार को जो है सोचना चाहिए। सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हम, तो वो रोजगार कहाँ गए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि आज के दिन में यदि आप रोजगार मांगोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे, क्योंकि आजकल बेरोजगारी भी देशभक्त कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो बेरोजगारी देशभक्त हो गई है, तो उस परिस्थिति में बेरोजगारी का आना देश समर्थन माना जाएगा भाजपा की नज़रों में, और जो व्यक्ति बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है। ठीक है, तो आज के दिन में रोजगार सृजन पूरी तरह से कम है, डाउन है। कोरोना की वजह से, कोरोना की मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बेरोजगार हुआ है, चाहे वो इम्प्लॉइज हो, सरकारी इम्प्लॉय हो, टेम्परेरी हो, चाहे गैर सरकारी संसाधन जो है प्राइवेट एम्प्लॉइज हो। बहुत बड़ा जो वर्ग है वो मैं कहता हूँ कि बेरोजगार हुआ है, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार को लेनी होगी, क्योंकि सरकार कहीं अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हुई है। रविंद्र जी, हम बात करें, पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी या अन्य सरकारें भी रही हैं, पहले जब कोई विरोध करता था तो सरकार का विरोध करता था, आराम से विरोध होते थे। लेकिन अब जो विरोध करता है, युवाओं की बात करें या किसी आंदोलन की बात करें, जब कोई विरोध करता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। क्या कानून में ऐसा लिखा है कि कोई सरकार का विरोध करेगा उसको देशद्रोही कहा जाएगा, या प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी? देखो अमन, बड़ी फाइन सी डिस्टिंक्शन है, फाइन डिस्टिंक्शन, बहुत महीन सी मैं कह सकता हूँ जिसको कहेंगे। महीन डिस्टिंक्शन ये है कि देश का विरोध मैं मानता हूँ कि देशद्रोह कैटेगरी में आएगा, भारत के कानून के हिसाब से भी और वैसे भी जजमेंट में। देश की सरकार का विरोध कभी भी देश के विरोध में नहीं आएगा। कारण ये है, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार बहुमत से चुनी जाती है। बहुमत भाजपा के पास था, 30 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने उसको मत दिए थे, इसलिए भाजपा की सरकार है। लेकिन भाजपा को इस बात को समझना चाहिए कि 70% लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। वो 70% आबादी इस देश की कोई देशद्रोही थोड़ी ना है, लेकिन क्योंकि सरकार भाजपा की है तो उनको देशद्रोही माना जाएगा। पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए। दूसरी बात जहाँ तक आती है देश की, तो पहले क्या होता था, पहले जो राज था, राज में लाज हुआ करती। ये जो राज है, वर्तमान राज है, इसमें लाज नाम की कोई चीज़ नहीं है, लज्जा नामक चीज़ नहीं है। हर एक वो व्यक्ति जो कि सरकार का विरोध करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, चाहे जमानत हो जाए उनको जेल में रखा जाता है। अब जैसे उसका नताशा नरवाल वाला देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब परसों उनको जमानत दे दी थी, परसों दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत होने के 48 घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक जेल अथॉरिटीज़ ने उनको छोड़ा नहीं है, जो सरासर कानून व्यवस्था का अपमान जो है सरकार करने में उतारू है। क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है, और क्योंकि नताशा ने केंद्र सरकार को प्रश्न के ऊपर प्रश्न उठाया था, इसलिए उसे देशद्रोही बनाकर के अंदर डाल दिया गया। जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना मुकदमा है,
और कहीं भी साबित नहीं होता कि नताशा ने कोई भी देश के खिलाफ को कार्य किया है। रविंद्र जी, हम बात करते हैं अब सेंट्रल कांग्रेस की बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक टूल किट का मामला सामने आया। बीजेपी पार्टी ने उजागर किया था भाई कांग्रेस टूल किट के तहत भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रही है। अन्य मामले भी सामने आए थे। मतलब बीजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन ट्विटर ने उन्हें बताया था कि आप ये फेक ट्वीट है, ये झूठा है सब कुछ। उनके ट्वीट के नीचे सीधा लिखा आ गया था भाई आप ये झूठ फैला रहे हैं, झूठा ट्वीट है। तो उसके बाद केंद्र सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, ट्विटर के बीच एक जंग जारी हो गई है। कंगना रनौत जो बीजेपी की समर्थक है, उनका भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया ट्विटर ने। लेकिन अब नई रूल आया है भाई, वो रूल के तहत अब कोई ट्विटर के खिलाफ केस करेगा तो वो केस हो जाएगा। पहले केस नहीं होता था, तो उस पर क्या कहेंगे, वो सही है गलत है? देखिए, रूल जो है, जो सोशल मीडिया के रूल सरकार लेकर के आई है, उसमें सरकार ने कहा है स्पष्ट तौर पे कि जो सरकार की बातें नहीं मानेगा उसका इंटरमीडिएटरी का दर्जा जो है छीन लिया जाएगा। इंटरमीडिएटरी का मतलब है कि वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में था ट्विटर, जिसके ऊपर कोई व्यक्ति यदि पोस्ट कर देता है तो ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं होती थी, वह उस व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन सरकार ने यह रूल लागू करके समय दिया था सबको, सारे सोशल मीडिया के जो जितने भी कंपनीज हैं, कि आप जो है 26 मई तक रूल्स को लागू कर दें, वरना आपका इंटरमीडिएटरी का दर्जा जो है छिन जाएगा। मैं कहीं ना कहीं उन रूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताता हूँ, क्योंकि वो रूल जो है एक प्रकार से वॉच डॉग बनाया गया है कि सरकार जब चाहे जहाँ चाहे अपने हिसाब से सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। नहीं तो ये वही ट्विटर है जिसके बारे में रविशंकर प्रसाद जी कभी कहते थे 2016 के अंदर कि ट्विटर को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, बोलने की आज़ादी को बरकरार रखा है। वही रविशंकर प्रसाद कल ट्वीट करके कहते हैं कि हमने ट्विटर की आज़ादी को छीन लिया है। तो ये तो दोगलापंथी जो है, जिसको दोगलापंथी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पैरामीटर्स अलग होते हैं आज़ादी के, जब आप सरकार में होते हैं तो आपके पैरामीटर्स अलग होते हैं आज़ादी के। आज यदि ट्विटर भाजपा के फर्जीवाड़े को उजागर करता है, क्योंकि ट्विटर के जो ऑटोमेटिक मैनिपुलेटिव मीडिया वाले जो आते हैं, मैनिपुलेटिव मीडिया, ट्विटर ने अमेरिका की कंपनी होते हुए भी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के अकाउंट को भी बंद कर दिया था, ये कह करके कि भाई ये झूठ बोल रहा है। तो झूठ फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि ट्विटर को लगता है किसी जगह पर कि वो इस बात को पकड़ने में सक्षम है कि व्यक्ति विशेष ने झूठ बोला है, तो ट्विटर के पास अधिकार है उस झूठ को उजागर करने का, बताने का कि वे जो जिस व्यक्ति ने लिखा हुआ है वो झूठ है। तो जो नाजायज़पना जो भाजपा सरकार कर रही है ट्विटर के खिलाफ इंटरमीडिएटरी का स्टेटस हटाने का, वो केवल और केवल ट्विटर के ऊपर दबाव डालने के लिए है, ताकि सरकार विरोधी जितने भी ट्वीट हैं उनको तुरंत प्रभाव से डिलीट करवाया जा सके, ताकि सरकार की सच्चाई जो आम जनता वहां पर लिखना चाहती है वो लोगों को उजागर ना हो। टूल किट तो झूठी बनाई थी भाजपा ने, सब जानते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, गुजरात का कार्यकाल था, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तब तक उनको ज्यादातर लोग जानते नहीं थे, गुजरात तक सीमित थे। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले सोशल मीडिया पर उनके लिए बहुत चर्चाएं रहती थी, नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर घर घर मोदी, ऐसे कैंपेन चलाए जाते थे। कहीं ना कहीं मोदी को भी डर है कि सोशल मीडिया पर आप आए, सोशल मीडिया की वजह से आए, अब सोशल मीडिया की वजह से आपकी छवि धूमिल की जा रही है उसके द्वारा, उनको ये भी डर है। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सच्चाई आपने कही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही भारतीय जनता पार्टी आज सत्तासीन है, और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि सोशल मीडिया आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए ये रूल लागू किए ताकि भाजपा अपनी छवि को बचा करके रख सके या फिर धक्का कर सके। एक डिसेंट वॉइस, जो डिसेंट है, एक सरकार विरोधी जो आवाज़ होती है, वो आम जनता तक ना पहुँचे, ये दिखाने के लिए जो है भाजपा ने ये रूल लागू किए। इन रूल को मैं पूरी तरह से फर्जीवाड़ा मानता हूँ, देश के खिलाफ मानता हूँ, और बोलने की आज़ादी के विशिष्ट तौर पे खिलाफ मानता हूँ।